ट्रंप को लगा था कि भारत को वह वेनेजुएला जैसी धमकी देंगे और भारत इस बात से डर जाएगा, लेकिन असल में ट्रंप ने नए साल की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश की है, जिस तरह से वेनेजुएला को अस्थिर करके ईरान को थ्रेट देना और इसके बाद अब ग्रीनलैंड को डायरेक्टली धमकी देते हुए अपनी सेना भेज देना, यह अमेरिका की सबसे करारी हार बनती हुई नजर आ रही है। भारत ने इस वक्त जो किया है, जो कदम उठाए हैं, उससे न सिर्फ वेनेजुएला से जुड़ा अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, बल्कि हालत अब यहां तक पहुंच चुकी है कि अमेरिका की तरफ से कभी बनाया गया नाटो संगठन इस वक्त टूटने के हालात में पहुंच चुका है। इसको लेकर के डेनमार्क ने अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन को खिलाफ खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही भारत की एंट्री से यह पूरा मामला वैश्विक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ भारत के साथ नाटो, भारत के साथ रूस और भारत के साथ वो देश जो अब तक अमेरिका के इन चहलकदमियों की मार झेल रहे थे, और भारत ने अमेरिका को इस बार उसी अंदाज में धमकाते हुए ऐसा एक्शन लिया है कि खुद अमेरिका की इस वक्त तमाम चीजें डिफेंस से लेकर अमेरिकी सेना तक में बड़ा इंपैक्ट देखा जाना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे ऐसे हैं जिनमें इतिहास की किताबें शायद एक नया अध्याय लिखने को मजबूर होंगी, क्योंकि जो परतें अभी धीरे धीरे खुल रही हैं वे सिर्फ कूटनीति या सैन्य संतुलन की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, अहंकार और रणनीतिक चेकमेट की वह साजिश है जिसमें हर चाल के पीछे एक और भी गहरी चाल छिपी हुई है। और इसी सस्पेंस के बीच भारत का नाम अचानक एक ऐसे केंद्र में आ खड़ा हुआ है जहां से पूरी वैश्विक शतरंज की बिसात हिलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप को लगा था कि धमकी, प्रतिबंध और दबाव की पुरानी अमेरिकी शैली से भारत भी उसी तरह झुक जाएगा जैसे कभी वेनेजुएला को झुकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि भारत ने इस बार प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक ऐसा शांत, ठंडा और गहराई से सोचा हुआ कदम उठाया जो बाहर से देखने में साधारण लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर अमेरिका की नसों पर उंगली रख देता है। और यही वजह है कि नए साल की शुरुआत के साथ ट्रंप जिस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ आग सुलगाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं वेनेजुएला को अस्थिर करने की परछाई, कहीं ईरान को लेकर शब्दों की तलखी, और फिर अचानक ग्रीनलैंड को लेकर सीधी धमकी और सैन्य भाषा, वह सब अब एक एक करके उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि हर धमकी के जवाब में जो सन्नाटा पैदा होना चाहिए था उसकी जगह एक अजीब सी खामोश एकजुटता बनती नजर आ रही है। और इसी खामोशी में भारत की रणनीति सबसे ज्यादा डर पैदा कर रही है, क्योंकि यह न तो चीखती है न ही टीवी हेडलाइन बनकर उछलती है, बल्कि कागजों, समझौतों, समुद्री रास्तों और वैश्विक गठबंधनों की उन महीन रेखाओं पर काम करती है जिन्हें अमेरिका अब तक अपनी स्थायी ताकत समझता रहा है। नाटो, जो दशकों से अमेरिकी प्रभाव का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, वही संगठन इस पूरी उठापटक में पहली बार असहज दिखाई दे रहा है। और डेनमार्क का खुलकर यूरोपियन यूनियन को अमेरिका के सामने खड़ा करना सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस दरार का संकेत है जो अब नाटो की नींव में दिखने लगी है। और इसी दरार में भारत की एंट्री इस पूरे घटनाक्रम को एक क्षेत्रीय विवाद से उठाकर वैश्विक टकराव की शक्ल देती जा रही है, क्योंकि अब यह कहानी सिर्फ अमेरिका बनाम किसी एक देश की नहीं रह गई है, बल्कि यह उस दुनिया की कहानी बनती जा रही है जो लंबे समय से अमेरिकी फैसलों की कीमत चुकाती आई है और अब पहली बार एक वैकल्पिक धुरी के इर्द गिर्द खिसकती दिखाई दे रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी आक्रामक शैली में खड़े हैं, जहां हर चुनौती का जवाब और ज्यादा दबाव से देने की आदत रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो बिना शोर मचाए उन दरवाजों को खोल रहा है जिनसे रूस, यूरोप के असंतुष्ट देश और वे तमाम राष्ट्र झांक रहे हैं जो अब तक अमेरिका की चहलकदमियों की मार झेलते आए हैं। और यही वजह है कि यह टकराव पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं, बल्कि एक अदृश्य युद्ध जैसा लगने लगा है, जहां डिफेंस सिस्टम, सप्लाई चेन, समुद्री रास्ते और राजनीतिक भरोसे ही असली हथियार बन चुके हैं। जिस अंदाज में भारत ने इस बार अमेरिका को उसी की भाषा में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परिपक्व तरीके से संकेत दिए हैं, उसका असर अब अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर सैन्य मनोबल तक में महसूस किया जाने लगा है। क्योंकि जब कोई देश सीधे हमला नहीं करता, बल्कि आपकी
रणनीति को ही बेअसर करने लगता है तो वह चोट सबसे गहरी होती है। और यही वजह है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लेकर इंडियन ओशियन तक अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पहली बार एक साथ दबाव में दिखाई दे रही है, मानो हर दिशा से सवाल पूछे जा रहे हों और हर सवाल का जवाब देने के लिए अमेरिका के पास पहले जैसी स्पष्टता न बची हो। इसी बीच रूस का भारत के साथ जिस तरह अपने युद्धपोतों की मौजूदगी दिखाना, अभ्यास बढ़ाना और संकेत देना सामने आया है, वह इस कहानी में सस्पेंस की सबसे भारी परत जोड़ देता है, क्योंकि यह सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं बल्कि एक संदेश है कि अगर अमेरिका इस टकराव को अपनी शर्तों पर बढ़ाना चाहता है तो उसे अब सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि एक उभरते हुए ध्रुव से निपटना होगा। और यही वह मोड़ है जहां आने वाले 24 से 48 घंटे सिर्फ खबरों का सिलसिला नहीं बल्कि नसों को कस देने वाला इंतजार बन जाते हैं, क्योंकि हर नई सूचना के पीछे यह सवाल छिपा है कि अगली चाल क्या होगी। क्या ट्रंप और ज्यादा आक्रामक होंगे या यह महसूस करेंगे कि जिस शतरंज की बिसात पर वे खेल रहे थे उसी पर भारत ने चुपचाप चेकमेट की तैयारी कर ली है। और इसी अनिश्चितता, इसी खामोश टकराव और इसी वैश्विक साजिश के बीच दुनिया सांस रोके देख रही है कि इतिहास किस करवट बैठेगा। क्योंकि जब बड़े साम्राज्य अपनी ताकत के भ्रम में फैसले लेते हैं और सामने वाला बिना शोर किए धैर्य से खेलता है तो अक्सर नतीजे वही होते हैं जिन्हें बाद में सबसे करारी हार कहा जाता है। और शायद यही वजह है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन ने अमेरिका को जो शॉक दिया है वो यूं मानो कि भारत के और रूस के इस पूरे प्लांट पर सोने पर सुहागा जैसा हो चुका है। दरअसल अमेरिका को लगा था कि वेनेजुएला को अस्थिर करके उस जैसे छोटे और कमजोर देश पर हमला करके पूरी दुनिया में अपनी ताकत का दबदबा लहरा देंगे। पूरी दुनिया उनकी बातों के, उनके कदमों के आगे झुक जाएगी। भारत जैसे देश तो उनके चरण टेक देंगे। लेकिन असल में यहाँ पर जो हुआ है उसके बाद अमेरिका में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के निशाने पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, हाल तो अब यहां तक बन चुका है कि नाटो जैसा संगठन, जिसे असल में 32 से 33 देशों की ताकत का सबसे बड़ा नमूना कहा जाता है, अब वही नाटो टूटने की कगार पर भी पहुंच चुका है। असल में नाटो ने भारत को सीधा अपना समर्थन तक दे दिया है। क्या है पूरी खबर और क्या इस वक्त स्थिति बन चुकी है? किस कदर से अमेरिका अपने ही बनाए गए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है और किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेखी बघारने की आदत अब खुद उन्हें झुकने पर मजबूर कर रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और क्या इस वक्त वैश्विक स्थिति बन चुकी है जिसमें खुद अमेरिका बुरी तरीके से पिसता नजर आ रहा है? तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर, अपडेट, जो भी जानकारियां आती हैं उनकी समझ आप तक बनी रहे और बेहतर सटीक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जिस तरीके से नए साल की शुरुआत के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदले हैं, यह तेवर छोटे देशों को अस्थिर करने से लेकर के अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नाजायज तरीके से बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सोचिए, वेनेजुएला जैसा वो देश जो एक संप्रभु राष्ट्र है, उस देश की सिर्फ एक चीज जो है उसका क्रूड ऑयल, उसे लेकर के अमेरिका ने इतना बड़ा हमला बोलते हुए उस क्रूड ऑयल पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ यह करने के साथ ही अमेरिका का पेट नहीं भरा तो ट्रंप ने सीधे ईरान को धमकी देते हुए उसके यूरेनियम पर अपनी नजरें गड़ा दी। यहां तक यह सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों के सीधे जो ताकत है उसको ललकार बैठे हैं। और यही उनकी इस वक्त सबसे बड़ी चूक बन के उन पर कहर बरपा रही है। भारत ने एक तरफ तो अमेरिका को इस वक्त सीधे चुनौती देते हुए अरब सागर में तूफान खड़ा कर दिया है, तो वहीं भारत के साथ इस वक्त पूरे घटनाक्रम में रूस की एंट्री ने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा और विश्व युद्ध की तरफ दिखावा रुख करता हुआ साफ कर दिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां शीत युद्ध के बाद बना वैश्विक संतुलन अचानक एक बयान से हिलने लगे, जहां कूटनीति की भाषा की जगह धमकियों की गूंज सुनाई दे और अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की किताब को खुलेआम चुनौती दी जाए। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का आक्रामक रुख ठीक इसी तरह की तस्वीर पेश करता है, क्योंकि यह सिर्फ द्वीप या बर्फ से ढकी जमीन का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस पूरी विश्व व्यवस्था पर सीधा हमला है जिसे दशकों की मेहनत, युद्धों के अनुभव और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा ने गढ़ा है।
जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते हैं तो यह बयान भर नहीं रह जाता। यह संकेत देता है कि अमेरिका अब संयम और संस्थागत मर्यादाओं की सीमाओं से बाहर निकलने को तैयार है, और यहीं से हालात उलझने लगते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड कोई निर्जन टापू नहीं है, बल्कि डेनमार्क की संप्रभुता के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। यानी अगर अमेरिका वहां सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ता है तो वह किसी बाहरी देश पर नहीं, बल्कि अपने ही सैन्य गठबंधन के एक सदस्य पर हमला करेगा, जो नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 और संगठन की मूल आत्मा दोनों के खिलाफ जाएगा। यही कारण है कि डेनमार्क का विरोध सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि कानूनी और रणनीतिक है, क्योंकि नाटो के नियम साफ कहते हैं कि गठबंधन का उद्देश्य सामूहिक रक्षा है, न कि आपसी आक्रमण। और अगर इस नियम को तोड़ा गया तो नाटो या तो 2 हिस्सों में बंट जाएगा या फिर उसका अस्तित्व ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू यह है कि यूरोप अब चुप रहने के मूड में नहीं है। डेनमार्क के समर्थन में यूरोपियन यूनियन के कम से कम 1 दर्जन प्रभावशाली देश खुलकर सामने आ चुके हैं, जिनमें वे राष्ट्र भी शामिल हैं जिन्हें नाटो की रीढ़ से माना जाता है। और यह संकेत है कि अगर अमेरिका ने जोर जबरदस्ती की नीति अपनाई तो उसे पहली बार अपने ही सहयोगियों के संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यहां ग्रीनलैंड की सामरिक अहमियत भी समझना जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित यह द्वीप भविष्य की भू राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, जहां बर्फ पिघलने के साथ नए समुद्री मार्ग, दुर्लभ खनिज संसाधन और सैन्य निगरानी के अवसर सामने आ रहे हैं। और अमेरिका, रूस तथा चीन तीनों की नजर इस इलाके पर है। लेकिन फर्क यह है कि रूस और चीन अभी रणनीतिक धैर्य और दीर्घकालिक योजना की बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के भीतर से आने वाली आक्रामक आवाजें तात्कालिक दबदबे और शक्ति प्रदर्शन पर जोर देती दिख रही हैं। अगर नाटो के भीतर दरार पड़ती है तो इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा संरचना हिल जाएगी। पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और हिंद प्रशांत क्षेत्र तक अमेरिकी नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे। और यही वह बिंदु है जहां यह मुद्दा भारत जैसे देशों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक कमजोर या विभाजित नाटो का मतलब है कि वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बहुध्रुवीय दिशा में जाएगा। डेनमार्क का यह कहना कि अमेरिका के कदम के बाद हालात यहां रुकने वाले नहीं होंगे, दरअसल एक चेतावनी है कि यूरोप अब अमेरिका की हर रणनीति को आंख मूंदकर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यह वही यूरोप है जिसने ट्रंप के कार्यकाल में व्यापार, जलवायु और रक्षा जैसे मुद्दों पर पहले भी असहमति जताई थी। अगर अमेरिका सचमुच ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे पर सैन्य दबाव बनाता है तो यह न केवल नाटो के विघटन की प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की अवधारणा को भी गंभीर चोट पहुंचाएगा। क्योंकि तब यह सवाल उठेगा कि अगर सबसे ताकतवर देश नियम तोड़ सकता है तो बाकी दुनिया क्यों माने। इस पूरे परिदृश्य में ग्रीनलैंड एक प्रतीक बन जाता है उस अति आत्मविश्वास का जो महाशक्तियों को अक्सर इतिहास की वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है जिनसे बचने के लिए संस्थाएं बनाई गई थीं। नाटो के भीतर उठती फूट दरअसल सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव नहीं है, बल्कि यह उस गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति है जो यूरोप लंबे समय से अमेरिकी एक तरफा फैसलों को लेकर महसूस कर रहा है। और अगर यह असंतोष खुली टकराव की शक्ल लेता है तो आने वाले वर्षों में दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर सकती है जहां पुराने गठबंधन टूटेंगे, नए समीकरण बनेंगे और शक्ति की राजनीति कहीं ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक हो जाएगी। यानी ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे सिर्फ खनिज नहीं, बल्कि भविष्य के वैश्विक संघर्षों की चिंगारी भी दबी हुई है जो किसी भी क्षण पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही हालात ग्रीनलैंड को लेकर के बने हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में और बाल्टिक सी को लेकर के बात सामने आ रही है, तो वहीं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका को लेकर के भारत की एंट्री सामने आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिकी सेनाएं चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका पर एक के बाद एक इस वक्त रूस की तरफ से बड़े हमले बोले गए हैं। रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका तुरंत तत्काल प्रभाव से अपनी नेवी को बैकफुट पर अगर नहीं लेता है तो रूस की तरफ से इन पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरे शब्दों में भारत ने इसी तरीके से डायरेक्टली अमेरिका को वार्निंग दूसरी तरफ भी दे डाली है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इंडियन ओशियन के अंदर अमेरिका ने कुछ ऐसी नाजायज और गलत हरकत करने की कोशिश की तो अमेरिकी नेवी को वो धूल फाकनी पड़ेगी जिसे अब तक भारत पूरी तैयारी के साथ अमेरिका के खिलाफ तैयार कर चुका है।
भारत ने साफ कहा है कि इस वक्त भारत अपने हिंद महासागर की सुरक्षा संप्रभुता और भारत अपनी ताकत को लेकर के पूर्णतया सजग है। न सिर्फ सजग है बल्कि भारतीय नेवी इस वक्त इंडियन ओशन के चप्पे चप्पे पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। अगर अमेरिका वेनेजुएला जैसी कोई हरकत भारत के साथ करने की कोशिश करता है तो इसका अंजाम अमेरिका को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। भारत ने साफ शब्दों में समझा दिया कि अमेरिका भारत को वेनेजुएला बिल्कुल समझने की भूल ना करें। भले ही वेनेजुएला छोटा देश था, लेकिन भारत ना तो छोटा देश है और ना ही उसके सामने कमजोर और ना ही भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के रहमो करम पर चलने वाले देशों में से है। इसलिए अमेरिका को बेहतर होगा कि अमेरिका 1971 की वो बे ऑफ बंगाल की अपनी भारत के खिलाफ उतारी हुई नेवी की वह वापसी याद रखें जो भारत ने उसे पहले ही वार्निंग के रूप में दे दी है। अब भारत उसके बाद से कई गुना हजार ताकतवर हो चुका है और अगर इस बार अमेरिका ने भारत को दोबारा थ्रेट देने की कोशिश की तो इसका खामियाजा ट्रंप को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक समग्र रणनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह साफ तौर पर समझ में आता है कि दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शीत युद्ध जैसी मानसिकता एक बार फिर नए रूप में सामने आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह टकराव केवल अमेरिका बनाम रूस या नाटो बनाम पूर्वी धड़े तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति की निर्णायक और आत्मविश्वासी एंट्री हो चुकी है। ग्रीनलैंड को लेकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बढ़ती सैन्य हलचल, बाल्टिक सी में नाटो और रूसी नौसेनाओं के बीच तनाव और आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों व समुद्री मार्गों को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने अमेरिका को एक ऐसे रणनीतिक जाल में ला खड़ा किया है जहां उसकी नेवी एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है। रूस की तरफ से अमेरिका को दी गई खुली चेतावनी कि यदि अमेरिकी नौसेना ने तुरंत बैकफुट नहीं लिया तो उसे गंभीर सैन्य परिणाम भुगतने पड़ेंगे, केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं है बल्कि यह रूस की उस नई सैन्य डॉक्ट्रिन का संकेत है जिसमें वह सीधे सीधे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने से पीछे हटने वाला नहीं है।